औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिजिक्स के अंदर कंजर्वेशन के तीन बेसिक जो है वो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो आज हमने उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जो आज हमने स्टडी करना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले आपको सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सिस्टम जो है वो क्या है। तो सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। ठीक है कि सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर जो चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं उसको जो है वो सिस्टम कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एक सिलेंडर के अंदर हमने गैस इनक्लोज की हुई है तो वो जो गैस है उसको हम गैस पार्टिकल्स को कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक सिस्टम है। अब उसके बारे में हमने स्टडी करना है कि वो पार्टिकल्स जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं, किस तरह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। तो जो भी चीज आप ये समझ लें कि द सिस्टम, उस चीज को हम कहते हैं कि जो चीज हमारी अंडर कंसिडरेशन होती है, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, एनीथिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ये भी एक सिस्टम की डेफिनेशन है। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे आपकी बुक में है, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन द सर्टेन बाउंड्रीज। जी, उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब उर्दू में जैसे अगर हम कहें तो अलग थलग, बिल्कुल सेपरेट। जैसे आजकल कोरोना के हवाले से लोग आइसोलेशन में, आप अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे आइसोलेशन या क्वारंटाइन। तो आइसोलेशन क्या होता है? अलग थलग, क्या आप अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, लोग दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी आइसोलेटेड सिस्टम का यही मतलब है कि वो बॉडीज जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल तौर पे कोई और बॉडी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, इफेक्ट नहीं कर रही, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, तो वो सिस्टम जो है वो क्या बन जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम बन जाते हैं। अगेन वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक सिलेंडर के अंदर अगर हमने गैस इनक्लोज की हुई है तो वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं विद इन द सिलेंडर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद है। वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने प्रेशर की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उन बॉडीज के ऊपर नहीं लग रही। सो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है वो क्या है? वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting। कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने जिस सिस्टम के बारे में पढ़ना है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है। तो इसमें ऐसा है कि जब दो बॉडीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, तो एक बॉडी जो है वो अपना मोमेंटम दूसरी बॉडी को जो है वो इंपार्ट कर देती है, उसको शिफ्ट कर देती है। तो जितना पहली बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है उतना ही दूसरी बॉडी के मोमेंटम में भी चेंज आता है। अगर सपोज करें कि दो बॉडीज हैं, जैसे सपोज करें ये हमारे पास M1, ये हमारे पास M2 है। अगर ये दोनों बॉडीज जो है आप कह लें कि ये वाली बॉडी एट रेस्ट है और ये वाली बॉडी जो है वो मूव कर रही है, अब जो बॉडी मूव कर रही है उसके अंदर मोमेंटम मौजूद है, जो बॉडी रेस्ट पे है उसका मोमेंटम जीरो है। जब ये बॉडी आकर इसको कोलाइड करेगी तो आप ये देखेंगे कि ये अपना मोमेंटम इसको शिफ्ट कर देगी और ये बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो आप सपोज करें कि अगर इसका टोटल मोमेंटम था 100 न्यूटन सेकंड, अगर इसका टोटल मोमेंटम था, आप सपोज कर लें, और इसका जीरो था, दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज का क्या बन गया? 100 न्यूटन सेकंड। अच्छा, अब अगर ये इसके साथ जब आके कोलाइड करती है तो इसका मोमेंटम 100 से सपोज करें 30 रह जाता है। अब वो जो 70 का लॉस आया वो 70 न्यूटन सेकंड मोमेंटम जो है इस बॉडी ने गेन कर लिया, और अब इसका जो है वो 30 है, इसका 70 है, दोनों को ऐड करेंगे तो मोमेंटम की टोटल क्वांटिटी जो है वो दोबारा से कंजर्व हो जाएगी, सेम वही वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 100 न्यूटन सेकंड। तो इस तरह हम कहते हैं कि एक बॉडी जितना मोमेंटम लूज करती है दूसरी बॉडी उतना ही मोमेंटम गेन कर लेती है, और इस तरह उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है। और यही इसकी स्टेटमेंट है। आप लोग स्टेटमेंट देखिए, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
of two or more than two interacting bodies remain constant, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो बिफोर कोलिजन जितना उनका टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन भी उनका टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं पहले एक एग्जांपल जो है वो बताता हूं। जैसे आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी स्टडी करते वक्त हमने ये देखा था कि सपोज करें ये हमारे पास जो है वो एक बैलून है, एयर फिल्ड बैलून है, इसके अंदर आपने एयर जो है वो फिल की हुई है, राइट। इस वक्त हम इसको एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, गैस विद इन द बैलून और दूसरी क्या है, बैलून की सरफेस। ये दोनों बॉडीज मिलकर क्या बना रही है, एक सिस्टम बना रही है। अब इस वक्त जब हमने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, इसका एंड जो है वो हमने क्लोज किया हुआ है, इसके अंदर गैस जो है वो मौजूद है, तो आप देखते हैं कि इसकी ओवरऑल जो मोशन है वो जीरो है, रेस्ट पोजीशन पे है ये पूरा सिस्टम ओवरऑल, तो हम कहेंगे कि इसका टोटल मोमेंटम जीरो है। लेकिन जैसे ही हम इसको सेट फ्री करते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो आपने स्टूडेंट्स देखा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जो गैसेज है वो रश आउट होती हैं इस डायरेक्शन में। जब ये गैसेस इस डायरेक्शन में रश आउट होती हैं तो इसका मतलब कि ये गैसेस मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इनकी वेलोसिटी जो है वो मौजूद है इसके अंदर, जाहिर है ये मूव कर रही है तो ये कुछ वेलोसिटी है इसकी और उसकी कुछ मैसेज भी होती हैं, और मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैसेस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रश आउट हुई हैं उन्होंने कुछ मोमेंटम गेन कर लिया। अब जब इन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया है तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आप देखते हैं कि बैलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर हम एयर के मोमेंटम को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और बैलून जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम जब वो नेगेटिव कंसीडर कर लें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा से ऐड अप होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि इसको रिलीज करने से पहले टोटल मोमेंटम जीरो था, रिलीज करने के बाद गैसेस और बैलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस वजह से वो मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट मोमेंटम अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इस एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अब इसके आगे हम एक डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास जब दो बॉडीज हैं, इनमें से एक बॉडी जो है इसकी मास m1 है और ये जो दूसरी बॉडी है ये आप सपोज कर लें इसकी मास m2 है। m1 is moving with velocity u1 and m2 is moving with velocity u2। इनिशियली हम कंसीडर कर रहे हैं, consider two bodies of masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 respectively. If u1 velocity is greater than u1 is greater than u2, ये ऐसा क्यों हमने रखा है कि u1 की वेलोसिटी ग्रेटर है u2 से, तो अगर ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है तो जाहिर है अगर ये m1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फिर ये जाके इसको अप्रोच करेगा और जाके इसके साथ कोलाइड करेगा, और अगर ये वेलोसिटी कम होती है ये वेलोसिटी ज्यादा होती है और ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है m1 जो है वो m2 को अप्रोच नहीं करेगी, वो कोलाइड नहीं करेगी। इसलिए हमने स्टार्ट में ये चीज लिखनी है कि कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are moving with initial velocity u1 and u2 in the same straight line towards right. If u1 velocity is greater than u2 then m1 will approach m2 and these two bodies will collide with each other। तो ये जो ऊपर सिनेरियो आपको नजर आ रहा है ये बिफोर कोलिजन है और उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे m1 जो बॉडी है उसने m2 को जो है वो अप्रोच कर लिया और ये आपस में कोलाइड कर गए। अब कोलिजन के बाद क्या इनकी मैसेज चेंज हो जाएंगी, तो मैसेज तो इनकी चेंज नहीं होंगी, वो सेम रहेंगी। कोलिजन के बाद भी मैसेज सेम रहेंगी लेकिन उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब जब वेलोसिटी चेंज होती हैं तो हम कहते हैं कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है इसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर दें और सेकंड बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी को हम v2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो इस तरह आप देखेंगे कि इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई लेकिन मैसेज जो है वो सेम रही। इस चीज को दोबारा से मैं एक दफा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग सुन ले ध्यान से इसको। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 and m2
are moving in a same straight line with initial velocities u1 and u2. After some time m1 will collide with m2 and after collision their masses will remain the same but their velocities changes to v1 and v2 respectively as shown in the figure. अब जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आप देखिए इसका मोमेंटम कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये जो फर्स्ट बॉडी है इनिशियली इसका मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम जी इसकी मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है, तो मोमेंटम क्या बन जाएगा? m1 u1। ये चीज हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी हुई है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा इस बॉडी का, राइट। इसी तरह से इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इसकी मास m2 है और वेलोसिटी इसकी u2 है, तो इसका टोटल मोमेंटम जो है वो आ जाएगा इनिशियली हमारे पास m2 u2। और अगर इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम हम जानना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो आ जाएगा बिफोर कोलिजन। तो ये इसके साथ आप लिख लेंगे इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और उसके बाद आप देखिए फाइनल मोमेंटम जो है वो हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जी टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मास इसकी m1 है, फाइनल वेलोसिटी अब इसकी v1 है, तो m1 v1 इस बॉडी का मोमेंटम है और इस बॉडी का मोमेंटम बन जाएगा m2 v2। और हमने टोटल फाइनल मोमेंटम करना है तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। जी अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या देखा था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल रिमेन द सेम, आपस में ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम पे लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, BC से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। AC शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया आफ्टर कोलिजन के लिए। जी अब ये दोनों वैल्यूज अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये वैल्यू थी हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो हमारे पास ये वैल्यू है m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस तरह से ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेसिक इक्वेशन जो है वो आ जाती है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है? आपस में सेम है। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। इसकी एक एग्जांपल कि अगर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे पहले हमने एयरफिल्ड बैलून की एग्जांपल जो है वो दी है। इसी तरह जब हम गन फायर करते हैं स्टूडेंट्स, जब गन फायर किया जाता है तो उस वक्त जब गन आपके हाथ में है उसके अंदर बुलेट मौजूद है, दोनों बॉडीज है, गन भी और उसके अंदर पड़ी हुई बुलेट भी, दोनों क्या है? रेस्ट पे हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस वक्त उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा? गन जो है वो भी एट रेस्ट है, उसके अंदर बुलेट जो है वो भी एट रेस्ट है। इसका मतलब कि पूरा सिस्टम जो है वो एट रेस्ट है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। और किसी भी बॉडी की, किसी भी सिस्टम की जब वेलोसिटी जीरो होती है तो उसका मोमेंटम भी जीरो होता है। तो हम फिर कह सकते हैं कि गन फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम जो है गन का और बुलेट का वो क्या है? जीरो है। ये स्टूडेंट एग्जांपल के लिए ये सपोज करिए हमारे पास गन है और इसके अंदर जो है वो बुलेट मौजूद है। दोनों बॉडीज जो है वो गन भी और बुलेट भी दोनों की
हम कहेंगे वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से दोनों बॉडीज का मोमेंटम जीरो है। तो आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो या आपने सुना होगा कि जब हम गन फायर करते हैं तो वो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, वो एक हाई वेलोसिटी जब अटेन कर लेती है और उस बुलेट का कुछ ना कुछ मैस भी होता है। तो जब वो वेलोसिटी और मैस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब कि बुलेट जो है वो मूव करती है विद सम मोमेंटम, बुलेट जो है वो कुछ मोमेंटम जो है वो गेन कर लेता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए या मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जैसे बुलेट आगे की तरफ मूव करती है उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन जो है वो पीछे की तरफ जो है वो झटका खाती है, रिकॉइल होती है पीछे की तरफ मूव करती है। तो वो किस लिए मूव करती है? वो अपने मोमेंटम को कंजर्व करती है। अब सपोज करें ये बुलेट इसमें से जो है वो निकली है, तो अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि मैस जो है वो गन का, मैस ऑफ गन, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लें। मैस जो इसके अंदर मौजूद है, सॉरी बुलेट जो इसके अंदर मौजूद है, मैस ऑफ बुलेट, उसको अगर हम स्मॉल एम से जो है रिप्रेजेंट कर लें तो फायरिंग से पहले, बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। कि फायरिंग से पहले टोटल मोमेंटम जो है वो क्या है? जीरो है। ये हमें कैसे पता चलता है? इससे पहले मैंने आपको बताया है कि गन जो है वो रेस्ट पे है, उसके अंदर पड़ी हुई बुलेट जो है वो रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी जीरो है, मैसेज उनकी कुछ भी हों, लेकिन जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम क्या है? जीरो है। अच्छा, उसके बाद जब फायरिंग हम करते हैं तो आफ्टर फायरिंग जो है वो क्या होता है? वेलोसिटी अटेन, बुलेट अटेन सम वेलोसिटी, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल v से, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फायरिंग के बाद की सिचुएशन है। और उसके बाद गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ गन, उसको हम कैपिटल V से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैसेज जो है वो ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं कि गन की मैस कैपिटल M है और बुलेट की मैस जो है वो स्मॉल m है। तो यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं इस सिस्टम के ऊपर, ये साइड मुझे रेस करनी पड़ेगी, इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। जैसे यहाँ पे कोलिजन हम यूज करते थे, यहाँ पे गन के केस में हम कह रहे हैं कि फायरिंग हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली कोलिजन है यहाँ पे। तो जी, यहां से देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, जी फायरिंग के बाद दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम। पहले अगर हम बुलेट की बात कर लें तो मैस उसकी स्मॉल m है, वेलोसिटी उसकी स्मॉल v है, तो ये मोमेंटम आ गया बुलेट का, प्लस गन का मोमेंटम। गन का मोमेंटम क्या होगा? कैपिटल M उसकी मैस है और कैपिटल V उसकी वेलोसिटी है। और बिफोर फायरिंग क्या था? टोटल मोमेंटम जीरो था। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। इसको यूज करके अगर हम चाहें तो बुलेट के अगर न्यूमेरिकल्स भी इस टाइप के हमारे पास आएंगे, चार चीजें हैं टोटल, दोनों बॉडीज की मैसेज है, दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज है, कोई सी तीन चीजें अगर हमारे पास मौजूद होती हैं तो फोर्थ वन हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर एक न्यूमेरिकल है उसमें हमें ये बता दिया जाए कि गन जो है वो स्पीड के साथ रिकॉइल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में और ये उसकी मैस और बुलेट की मैस आपको बता दी जाए और बुलेट की वेलोसिटी आपने फाइंड करनी हो तो आप बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्मॉल v मालूम कर सकते हैं। तो आप इसको फार्मूला को यूं लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू mv। अब यहाँ से अगर हमने स्मॉल v फाइंड करना है तो ये फार्मूला आ जाएगा mv ओवर स्मॉल m। अगर हम यहाँ से कैपिटल V फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा जी, एक स्टेप यहाँ पे ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसके साथ ये माइनस का साइन होगा। इसी तरीके से कैपिटल V आपने फाइंड करना है तो वो स्मॉल m v ओवर
कैपिटल M। तो ये हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है, और ये हमारे पास गन की वेलोसिटी फाइंड करने का, ये हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है, और ये गन की वेलोसिटी फाइंड करने का। इसी तरह हम फार्मूला को स्मॉल m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपिटल M की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, तो आपने सबसे इसी तरह से ये हेडिंग्स जो है वो बनाने हैं, सिस्टम की डेफिनेशन, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर आपने बैलून वाली एग्जांपल बता सकते हैं, और फिर जो है वो यहाँ पे आप मैथमेटिकल डेरिवेशन का हेडिंग भी दे सकते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो ये आप लोग डायग्राम बनाकर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, और 2-3 स्टेप्स जो मैंने यहाँ से अरेज कर दिए थे उसको यूज करके मैथमेटिकल फार्मूला, और फिर एंड पे जो है वो एक बुलेट और गन वाली एग्जांपल और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जिससे स्मॉल v और कैपिटल V हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हेडिंग्स बनाकर आप इन डिटेल ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अगर ये पेपर में आता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।